नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र मीणा, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बारा से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम लोग बीएससी पार्ट सेकंड में जो इसका पेपर थर्ड है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हम आज यूनिट थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम रूट सिस्टम और लीफ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट थर्ड में हमारा एक विशेष टॉपिक है लीफ, पर्ण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्या इसकी एनाटॉमी होती है, क्या इसमें एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, और यह किस प्रकार से अपनी क्रियाविधि के द्वारा संपूर्ण पादप के लिए उपयोगी सिद्ध होती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में पढ़ेंगे। पर्ण में पाए जाने वाले रंध्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम इस लेक्चर में पर्ण के बारे में, लीफ के बारे में, प्लांट लीफ के बारे में इसकी जो बेसिक समझ है उसको विकसित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करें हम। जैसा मैंने आपको बताया, आज हम पर्ण और पर्ण के प्रकार के बारे में इस लेक्चर के द्वारा अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पर्ण व पर्ण के प्रकार। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि किसी भी प्रारंभिक पादप में जो है जड़, तना और पत्ती जो है मुख्य भाग के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम अभी पर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। परिभाषा: यह पादप में प्ररोह शिखाग्र से संबंधित बहुकोशिकीय पार्श्वीय सीमित वृद्धि युक्त संरचनाएं होती हैं। हमने क्या बोला? प्ररोह शिखाग्र से संबंधित। ठीक है, पहली बात तो है जो पर्ण है वो प्ररोह शिखाग्र से संबंधित होती है। इसकी कोशिकीय अवस्था क्या होती है बच्चों? बहुकोशिकीय। ठीक है, याद रखने वाला पॉइंट है। तीसरा है पार्श्वीय सीमित वृद्धि। यह पार्श्वीय सीमित वृद्धि का गुण दर्शाती है। तो पादप में वह संरचनाएं जो प्ररोह शिखाग्र से संबंधित होती है, बहुकोशिकीय अवस्था दर्शाती है और पार्श्वीय सीमित वृद्धि युक्त गुणों से युक्त होती है, पर्ण कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि पर्ण का जो बेसिक काम है वो आपको याद है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न करना है। लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त अन्य कार्य भी संपन्न करती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, लेकिन इसके अतिरिक्त यह अन्य कार्य भी संपादित करती है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पर्ण के प्रकार। पहले हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर पर्ण के प्रकार। बेटा इसमें 3-4 तरह का है ये। पहला है फोटोफिल या फोलिएज लीफ, सेकंड है स्केली लीफ, तीसरा है एपीफिल और चौथा है स्पोरोफिल। ठीक, तो एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ते हैं फोलिएज लीफ अथवा फोटोफिल। बच्चों इसमें जो इसका नाम है उससे ही पता चल रहा है फोटोफिल। ऐसी पर्ण जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है फोटोफिल कहलाती है।
वह पर्ण जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है फोटोफिल या फोलिएज लीफ कहलाती है। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा है बच्चों स्केली लीफ, शल्की पर्ण। यह पीले भूरे रंग की सामान्यतः आकार में छोटी पर्ण होती है जो कलिकाओं की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, ऐसी पत्तियां जो नवजात या शिशु कलिकाओं की सुरक्षा करने का कार्य करती है और पीले भूरे रंग की सामान्यतः आकार में छोटी पर्ण होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बच्चों स्केली लीफ। ठीक है, क्लियर हो गया है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एपीफिल। यह पुष्पीय पर्ण होती है जो रंगीन भी हो सकती है। यह पुष्पीय संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है। वह विशिष्ट प्रकार की पर्ण जो पुष्पीय संरचनाओं के निर्माण में प्रयुक्त होती है एपीफिल कहलाती है। ठीक, ओके। एपीफिल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पोरोफिल। वह पर्ण जो बीजाणुधानियों युक्त होती है स्पोरोफिल कहलाती है। ऐसी पर्ण जो बीजाणुधानियाँ, आपको याद होना चाहिए कुछ पादप समूहों में बीजाणुधानियों के द्वारा आगे जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो वह पर्ण जो बीजाणुधानियों युक्त होती है स्पोरोफिल कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो कार्य के आधार पर हमने पर्ण के 4 प्रकार देखे। पहला है फोलिएज लीफ या फोटोफिल, दूसरा है स्केली लीफ, तीसरा है एपीफिल और चौथा है स्पोरोफिल। ठीक है, अब देखिए डायग्राम्स के माध्यम से आपको एक पर्ण की जो बेसिक संरचना है उसके बारे में और द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री जो पर्ण होती है उसके बारे में बेसिक जानकारी इन डायग्राम्स के माध्यम से दी गई है। देखिए, ये एक बेसिक लीफ की स्ट्रक्चर है, हालांकि ये द्विबीजपत्री लीफ है, लेकिन अब देखिए इसकी संरचनाओं में देखिए। सबसे पहले बच्चों, जैसे आपको याद है कि जो पत्तियां हैं उनका निर्माण तने से या शाखाओं से होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए है अपना शाखा। ठीक है, तो वह संरचना जिसके द्वारा पर्ण, ये पर्ण है, ये यहाँ से लेके ये पर्ण है, जो है पर्ण शाखा से जुड़ी होती है, उससे हम कहते हैं पेटियोल या पर्णवृंत। बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली, ये है पर्णवृंत। ठीक है, अब ये जो पर्णवृंत होता है बच्चों, इसी के साथ में एक्सिलरी बर्ड पाई जाती है। ठीक है, स्टिप्यूल नामक संरचना पाई जाती है ना। अब आ जाता है मेन का जो पत्ती है उसका जो मुख्य भाग, ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं बच्चों इस डायग्राम के थ्रू। देखिए, ये हमने बोल दिया है क्या है, पेटियोल या पर्णवृंत, जिससे कि जो पत्ती है, संपूर्ण पत्ती है, शाखा से जुड़ी होती है। अब देखिए, इसमें आपको दिख रही होगी एक मोटी सी संरचना, ये बच्चों इसको हम बोलते हैं मिडरिब, मुख्य शिरा। वह संरचना जो पर्ण में संवहन आपूर्ति प्रदान करती है। संवहन आपूर्ति प्रदान करने वाली जो मुख्य शिरा होती है उसको हम मिडरिब कहते हैं। ठीक है, अब इस मिडरिब से देखिए कई अन्य प्रकार की शिराएं, देखिए ये जा रही। ठीक है, ओके, कई शिराएं निकली होती हैं जो कि मिडरिब से प्राप्त पदार्थ है, उनका संवहन पूरे पर्णफलक या पर्ण में करती हैं। ठीक है, ये बच्चों
पर्ण का अग्रसिरा होता है टिप कहलाता है, और जो पर्ण के जो पार्श्वीय सिरे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, मार्जिन। ठीक है, और ये जो पूरी जो फैली हुई संरचना है पर्ण की, उसको हम क्या बोलते हैं, फलक या लैमिना। ठीक, ये हो गया लैमिना। ये हो गई पर्ण की प्रारूपिक संरचना, बाह्य संरचना। ठीक है बच्चों, पर्ण जो है दो प्रकार की होती है। एक तो ऐसी पर्ण जो मोनोकोट में पाई जाती है, एक जो डाइकोट्स में पाई जाती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, डाइकोट्स में जो पर्ण पाई जाती है उसको हम बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, जो लीफ द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है उसे हम बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। और उसी प्रकार से मोनोकोट्स में पाई जाने वाली जो लीफ होती है बच्चों, उसको हम बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ, समद्विपार्श्विक पर्ण। ठीक है, ये बच्चों ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो संरचना है ये पाई जाती है किसमें, द्विबीजपत्री पादपों की पर्ण जो होती है वो इस प्रकार की होती है, जिसमें कि जालिकावत शिराविन्यास पाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार ये जो है पर्ण, ये है एक बीजपत्री पादपों में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें आप देख पा रहे होंगे समानांतर शिराविन्यास पाया जा रहा है। जालिकावत शिराविन्यास और समानांतर शिराविन्यास में क्या अंतर है बच्चों, देखिए, द्विबीजपत्री पर्ण हो या एक बीजपत्री पर्ण हो, उसमें मिडरिब दोनों में पाई जाती है। ये देखिए मिडरिब इसमें भी है, मिडरिब इस तरह से भी है। लेकिन मिडरिब से निकलने वाली जो शिराएं हैं वो किस प्रकार से पर्ण फलक में व्यवस्थित है, उसके आधार पर ये शिराविन्यास अलग अलग प्रकार का होता है। देखिए द्विबीजपत्री पादप है, उसमें जो शिराएं होती है पूरे फलक में एक जाल की तरह फैली हुई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जालिकावत सिरा विन्यास या रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक बीजपत्री पादप होते हैं बच्चों, उनमें जो अन्य शिराएं होती है वो मुख्य शिरा जो मिड रिब होती है उसके समानांतर व्यवस्थित होकर संवहन आपूर्ति का काम करती हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन या समानांतर शिरा विन्यास। तो द्विबीजपत्रियों में जालिकावत शिरा विन्यास होगा और एक बीजपत्रियों में समानांतर शिरा विन्यास होगा। ठीक है, ये एक मोनोकोट लीफ की जो है स्ट्रक्चर बनाई गई है जो कि पैरेलल वेनेशन को दिखा रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले पढ़ लिया बच्चों, पर्ण की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा पर्ण के प्रकार कार्य के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे पर्ण के प्रकार संरचना के आधार पर। ठीक है, संरचना के आधार पर तो ये 3-4 तरीके होती है बच्चों। पहला होता है यूनिफेसियल लीफ, दूसरा है एल्बेसेंट लीफ, तीसरा है आइसोबाइलेटरल लीफ और चौथा है डोर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, यूनिफेसियल लीफ को अपन बोलेंगे एक सतही पर्ण, एल्बेसेंट लीफ को बोलेंगे रंजकहीन पर्ण, आइसोबाइलेटरल लीफ को बोलेंगे समद्विपार्श्व पर्ण और डोर्सी वेंट्रल लीफ कहलाएगी बच्चों पृष्ठाधारी पर्ण। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है यूनिफेसियल लीफ, एक सतही पर्ण। जब पर्ण में पृष्ठ और अधर सतह अविभेदित रहती है। ठीक है बच्चों, आपको पता है जैसे कि आप पिछले डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो पत्ती होती है उसकी दो सतह होती है, एक तो पृष्ठ और एक अधर। ठीक है, तो ऐसी पर्ण जिसमें कि पृष्ठ और जो अधर सतह होती है उसमें किसी भी प्रकार का विभेदन नहीं पाया जाता, कौन सी लीफ कहलाती है, यूनिफेसियल लीफ। आप उसको पृष्ठ की तरफ से अध्ययन कर लीजिए या देख लीजिए, अधर सतह की तरफ से अध्ययन कर लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहलाएगी यूनिफेसियल लीफ। इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है बच्चों एलियम सीपा, ठीक है, जो प्याज।
प्याज जो है उसमें बच्चों तुम्हें पता होना चाहिए यह केंद्रीय प्रकार की होती है। तो जैसे अभी आप प्याज को निकालते हो, छीलते हो, तो उसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है वो खुलती चली जाती है। यूनिफेशियल लीफ हो गया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं एल्बेसेंट लीफ, रंजकहीन पर्ण। बच्चों नाम से पता चल रहा है कि वह पर्ण जिसमें कि रंजक का अभाव होता है, ठीक है, एल्बेसेंट लीफ कहलाती है। वह पर्ण जिसमें पर्ण के आधे भाग में खंभ ऊतक व शेष आधे भाग में स्पॉन्जी ऊतक पाया जाता है तथा यह आधी सतह पर वर्णक विहीन स्थिति को भी प्रकट करती है। उदाहरण के लिए एबुटेरोन नामक पादप। रंजक की अनुपस्थिति दर्शाने वाली जो लीफ होती है, ये याद रखिए, सिंपल सा रंजकहीन पर्ण कहलाती है। उदाहरण इसका एबुटेरोन। ज़्यादा नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना है, वह पर्ण जिसमें रंजक का अभाव होता है, वर्णक का अभाव होता है, वर्णक विहीन स्थिति को प्रकट करती है, रंजकहीन पर्ण कहलाती है। उदाहरण एबुटेरोन। तीसरा है आइसोबाइलेटरल लीफ, वह पर्ण जिसमें पृष्ठ और अधर सतह पर संरचनात्मक समानता दर्शाती है, आइसोबाइलेटरल लीफ कहलाएगी। वह पर्ण जो कि पृष्ठ और अधर सतह पर संरचनात्मक समानता दिखाती है, आइसोबाइलेटरल लीफ कहलाती है। ठीक है, इसमें जो मीजोफिल होता है बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे, इसकी जो आंतरिक संरचना उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो उसमें देखेंगे मीजोफिल संरचना जो होती है वो खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतक में विभेदित नहीं रहती। ठीक है, ऐसी पर्ण जिसमें कि उसमें पाया जाने वाला मीजोफिल खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतक में विभेदित नहीं रहता है, ऐसी लीफ आइसोबाइलेटरल लीफ कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आइसोबाइलेटरल लीफ कहलाती है। ये किस में पाई जाती है बच्चों? आइसोबाइलेटरल लीफ किसका लाक्षणिक गुण है? तो ये एक बीजपत्री पादप यानी कि मोनोकोट्स जो होते हैं उनका प्रारूपिक लक्षण है आइसोबाइलेटरल लीव्स का पाए जाना, जिसमें कि आप याद रखिए मीजोफिल जो होता है खंभ ऊतक और स्पंजी ऊतक, पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, आइसोबाइलेटरल लीफ कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट टॉर्सीवेंट्रल लीफ, पृष्ठधारी पर्ण। बच्चों ये जो पर्ण पाई जाती है ये पाई जाती है हमारे डाइकोट्स में। ठीक है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ वह पर्ण जिसमें पृष्ठ और अधर सतह में स्पष्ट विभेदन पाया जाता है, डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहलाती है। इसमें जो मीजोफिल होता है बच्चों वो खंभ ऊतक यानी कि पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी ऊतक यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू में विभेदित होता है। यह लाक्षणिक गुण किसका है? द्विबीजपत्री पादपों में पाए जाने वाली जो पर्ण होती है डाइकोट्स। ठीक है, डाइकोट्स की जो पर्ण होती है बच्चों वो डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहलाती है। इसको याद रखिएगा आप हमेशा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? संरचना के आधार पर यूनिफेशियल लीफ, दूसरा है एल्बेसेंट लीफ, तीसरा है आइसोबाइलेटरल लीफ और चौथा है डॉर्सीवेंट्रल लीफ। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमने पर्ण के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है। पर्ण की परिभाषा देखी, कार्य के आधार पर और संरचना के आधार पर जो है हमने पर्ण के प्रकार 3-4 प्रकार देखे हैं। तो ये बेसिक जानकारी है पर्ण की, कभी कभी इनसे प्रश्न आ जाते हैं तो इनका आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।